हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 86 के बारे में। और ये उत्तराखंड की सीरीज दोस्तों हमारी उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लास नाम से जानी जाती है, जो कि आपके आगामी सभी उत्तराखंड के एग्जाम हेतु काफी महत्वपूर्ण है। खासकर दोस्तों वीडियो वीपीडीओ पटवारी, लेखपाल, कनिष्ठ सहायक, सचिवालय सुरक्षाकर्मी या आगामी समय में फॉरेस्ट गार्ड, जो भी लोग उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही रामबाण वीडियोज। अगर आपने इससे पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं दोस्तों, उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों 10 से 15 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और इससे संबंधित डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको बताते हुए चलूंगा। लेकिन आज की वीडियो में हम उन एक्सप्लेनेशन के बारे में बात नहीं करेंगे जिन्हें मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूं। तो वो जो एक्सप्लेनेशन है वो आप इससे पहले की वीडियो से कवर अप करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। इसी के साथ साथ हमारी हिंदी की पोस्टमार्टम क्लास भी चल रही है दोस्तों, आप उसे भी देखते रहिएगा। और मैराथन क्लास है वो भी देख लीजिएगा आप। और अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट्स के बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं या फ्री में प्रैक्टिस सेट्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। 520 किलोमीटर स्क्वायर, 472 किलोमीटर स्क्वायर, 624 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 820 किलोमीटर स्क्वायर। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है दोस्तों 520 किलोमीटर स्क्वायर। और ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, इसका प्रसार कितने जनपदों में पाया जाता है। 2 जनपदों में इसका प्रसार पाया जाता है। कौन कौन से जनपद। पौड़ी गढ़वाल जनपद और नैनीताल जनपद। इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल जनपद में इसका ज्यादा विस्तार है 312 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास में। और नैनीताल जनपद में इसका कम विस्तार है 208 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास में। अब कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, जो कि हमारे देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था, देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था, कौन सा था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है हैली नेशनल पार्क के नाम से। 1952 में इस नेशनल पार्क का नाम परिवर्तित करके हैली नेशनल पार्क से परिवर्तित करके क्या रख दिया जाता है, रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया जाता है, क्योंकि रामगंगा नदी भी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से ही होकर बहती है। 1957 में दोस्तों इस पार्क का नाम परिवर्तित करके प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पे रख दिया जाता है। इसी कारण हम इसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। यह भारत तथा एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। इतने पॉइंट आप लोग को डायरेक्टली याद रखने हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र भी था। तो भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र या टाइगर रिजर्व उद्यान कौन सा था, वो था कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र या टाइगर रिजर्व सेंटर घोषित किया गया था। इसी के साथ साथ दोस्तों जो हमारा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसका प्रवेश द्वार, इसका पश्चिमी प्रवेश द्वार कहाँ पे स्थित है, ढिकाला, जो कि नैनीताल जनपद में रामनगर के पास में स्थित है। ढिकाला वहां पे इसका पश्चिमी द्वार है। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पूर्वी द्वार कहाँ पे स्थित है, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल जनपद कोटद्वार में इसका पूर्वी द्वार स्थित है। उत्तराखंड राज्य का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जहां पर सर्वाधिक पर्यटक आते हैं, कौन सा है, वह है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सन 2013 में यहाँ पे बाघों की रक्षा के लिए दोस्तों स्पेशल टाइगर फोर्स यानी कि एसटीएफ का गठन भी किया गया था। पाटली दून भी दोस्तों कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में ही स्थित है। इतने पॉइंट आपको कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से डायरेक्टली याद रखने, जो आपसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ साथ उत्तराखंड में दोस्तों हमारे 6 राष्ट्रीय उद्यान है या 6 नेशनल पार्क स्थित है। अभी 6 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1936 में होती है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1980 में होती है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1982 में होती है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना भी 1982 में होती है, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1983 में होती है। और इसी के साथ साथ दोस्तों क्या, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1989 में होती है। कब, 1989 में होती है। और ये सभी फैक्ट्स दोस्तों आपको याद रखने पड़ेंगे। नेशनल पार्क्स और वन्यजीव विहार से आपका एक प्रश्न एग्जाम में जरूर आएगा, ये आप लिख के ले लो, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पौड़ी और नैनीताल में स्थित है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जनपद में स्थित है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी चमोली जनपद में स्थित है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में स्थित है, और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हमारा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना दोस्तों 1989 में हुई थी, वह उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है। और उत्तराखंड में सबसे कम राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वह है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसका क्षेत्रफल है 87 किलोमीटर स्क्वायर। इतने पॉइंट आपको यहां से याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से किस सिद्ध में लोग पुत्र प्राप्ति हेतु मन्नत मांगते हैं। आप देखिए दोस्तों, किस सिद्ध में लोग पुत्र प्राप्ति हेतु मन्नत मांगते हैं। सिद्ध है कालू सिद्ध, माणकू सिद्ध या माणुक सिद्ध, मांडू सिद्ध या लक्ष्मण सिद्ध। देखिए दोस्तों, एक बार ड्राफ्टमैन के एग्जाम में यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले तो प्रश्न ये आपका आता है कि
हमारे 4 सिद्ध कहाँ पे स्थित है उत्तराखंड में? तो देहरादून में दोस्तों ये 4 के 4 सिद्ध स्थित है। कौन सा? कालू सिद्ध, माणक सिद्ध, मांडू सिद्ध और लक्ष्मण सिद्ध। कहाँ स्थित है ये 4 के 4 सिद्ध? देहरादून में स्थित है। तो प्रश्न एग्जाम में ये पूछा गया था, निम्न में से कौन सा सिद्ध देहरादून जनपद में स्थित नहीं है? 3 ऑप्शन इसमें से ही थे और एक ऑप्शन दोस्तों कोई और था। सबसे पहले तो आपको ये चारों सिद्ध याद होने चाहिए। कालू सिद्ध कहाँ है? देहरादून में। माणक सिद्ध कहाँ है? देहरादून में। मांडू सिद्ध कौन सा है? देहरादून में। और लक्ष्मण सिद्ध भी देहरादून में स्थित है और ये देहरादून के 4 सिद्धों के नाम से जाने जाते हैं। और हमारे जो दत्तात्रेय भगवान थे दोस्तों, उनके 84 सिद्धों थे और इन 84 सिद्धों में से ये 4 सिद्ध हमारे कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित हैं। और किस सिद्ध में लोग पुत्र प्राप्ति हेतु मन्नत मांगते हैं? तो इसमें से दोस्तों आपका कालू सिद्ध, कालू सिद्ध जो कि कहां स्थित है? भनियावाला नामक स्थान देहरादून में स्थित है। यहां पर लोग पुत्र प्राप्ति हेतु मन्नत मांगते हैं और इसी कालू सिद्ध को दोस्तों पुत्रदाता सिद्ध के रूप में भी जाना जाता है। तो पुत्रदाता सिद्ध है या फिर पुत्र प्राप्ति हेतु मन्नत कहां पे मांगते हैं? कालू सिद्ध में मांगते हैं, जो कि देहरादून जनपद के भनियावाला में स्थित है। अगला है लक्ष्मण सिद्ध। ये भी दोस्तों कहाँ है? देहरादून में स्थित है। यहाँ पे हर रविवार को मेला लगता है, ऐसा कहा जाता है। अगला है माणक सिद्ध, ये भी देहरादून में स्थित है। और अगला है मांडू सिद्ध, ये भी दोस्तों कहाँ है? देहरादून में ही स्थित है। ये सभी आपको याद रखने हैं। तो पुत्र प्राप्ति हेतु मन्नत मांगते हैं कहाँ पे? कालू सिद्ध में। इसी के साथ ये 4 सिद्ध आपको याद रखने, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध, मांडू सिद्ध और लक्ष्मण सिद्ध, सभी कहाँ से? देहरादून में स्थित है। टपकेश्वर महादेव मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है? देहरादून जनपद में ही स्थित है। टपकेश्वर महादेव मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? एग्जाम में यह प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। तो टोंस नदी के सहायक किनारे है, टोंस नदी के किनारे है, या देवधारा जलधारी के किनारे है, या फिर बारामासी नदी के किनारे स्थित है। जो भी ऑप्शन आएगा वहां पे कर सकते हैं। लाखा मंडल स्थित शिव मंदिर या लाक्षागृह, ये भी कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून में ही स्थित है। चंद्र बनी या गौतम कुंड कहाँ पे स्थित है दोस्तों? देहरादून में ही स्थित है। हनौल मंदिर भी कहाँ स्थित है? देहरादून में ही स्थित है, जिसका प्राचीन नाम हम चकरपुर नाम से भी जिसे जानते हैं, क्या? हनौल मंदिर। झंडा मेला, झंडा मेले का आयोजन कहाँ पे होता है दोस्तों? देहरादून में ही होता है झंडा मेले का आयोजन। नुड़ाई मेला, टपकेश्वर मेला, बिस्सू मेला, गनियात मेला, जखोली मेला, इन सभी का आयोजन भी कहाँ पे होता है? देहरादून जनपद में ही होता है। और जो हमारे इंपोर्टेंट संस्थान है देहरादून जनपद के, वो मैंने आपको बहुत बार बता चुके हैं। कालसी दोस्तों, कालसी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? देहरादून से ही प्राप्त हुआ है। इसी के साथ में मालसी डियर पार्क कहाँ पे स्थित है? देहरादून में ही स्थित है। मसूरी वन्यजीव विहार, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय भी कहाँ पे स्थित है? देहरादून में ही स्थित है। देहरादून का जू, मालसी डियर पार्क, ये भी देहरादून में ही स्थित है। गुच्चू पानी की या रॉबर्स केव, जिसे चोरों की गुफा कहते हैं, ये भी देहरादून में स्थित है। लच्छीवाला नामक स्थान देहरादून में स्थित है। सहस्त्रधारा गंधक युक्त जल हेतु प्रसिद्ध है, कहाँ है? देहरादून में स्थित है। क्लॉक टावर या घंटाघर देहरादून जनपद में स्थित है। डांट काली मंदिर देहरादून में स्थित है। परशुराम मंदिर भी देहरादून में स्थित है। द्रोण नगरी के नाम से देहरादून को जाना जाता है। प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर देहरादून में स्थित है। संतला देवी मंदिर भी दोस्तों हमारा देहरादून में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। देहरादून जनपद की स्थापना कब होती है? 1817 में देहरादून जनपद की स्थापना होती है। और इसे स्थापना के बाद में कौन से मंडल में शामिल किया जाता है? मेरठ मंडल में शामिल किया जाता है। मेरठ मंडल से देहरादून को गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया जाता है? 1975 में शामिल किया जाता है। इतने पॉइंट आपको देहरादून से मोटे मोटे दोस्तों याद रखने हैं, जो आपसे एग्जाम में बहुत बार पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पंच केदारों में चतुर्थ केदार किसे कहा जाता है? तो पंच केदारों में दोस्तों चतुर्थ केदार के रूप में हमारा क्या जाना जाता है? रुद्रनाथ को पंच केदारों में चतुर्थ केदार के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों पंच केदारों का पोस्टमार्टम मैंने 3 से 4 पार्ट पहले ही किया हुआ था, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ज्यादा चीजें नहीं बता रहा हूँ। बस मैं यहाँ पे आपको पंच केदारों के नाम बता दे रहा हूँ। पंच केदार कौन कौन से दोस्तों? पंच केदारों में प्रथम केदार है कौन सा? केदारनाथ। कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। पंच केदारों में दूसरा केदार है मद महेश्वरनाथ। कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। पंचप्रयागों में तीसरा केदार है दोस्तों क्या? तुंगनाथ। ये कहाँ स्थित है? ये भी रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है। और उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? यह तुंगनाथ ही है, जो कि इससे पहले वीडियो में आपको पूरा पोस्टमार्टम कर रखा है तुंगनाथ का, चंद्रशिला वगैरह वगैरह सब बता रखा है। पंच केदारों में चौथा केदार है हमारा कौन सा? रुद्रनाथ, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। और पंच केदारों में पांचवा केदार है दोस्तों हमारा कौन सा? कल्पेश्वर नाथ। ये भी चमोली जनपद में स्थित है। तो पंच केदारों में 3 केदार रुद्रप्रयाग में स्थित है और 2 केदार हमारा चमोली में स्थित है। हो गया पोस्टमार्टम। अब ये केदार कहाँ कहाँ स्थित है ये भी बता दिया मैंने आपको। अब इन केदारों में भगवान शिव के किन किन रूपों की पूजा होती है? केदारनाथ में भगवान शिव के कुबड़ वाले भाग की पूजा होती है, पीछे वाले भाग की पूजा होती है। मद महेश्वरनाथ में भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है। तुंगनाथ, तुंग भुजंग, भुजंग यानी कि हाथों की पूजा होती है तुंगनाथ में। रुद्रनाथ में उनके रौद्र मुंह की पूजा होती है। और अगला है हमारा दोस्तों क्या? कल्पेश्वरनाथ, उसमें उनमें उनकी केसों की पूजा होती है। इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। अगला प्रश्न बनता है कि पंच केदारों में कौन सा ऐसा केदार है जिसके कपाट शीतकाल में भी बंद नहीं होते हैं? वो है कल्प केदार या कल्पेश्वरनाथ केदार, जिसके कपाट दोस्तों शीतकाल में भी बंद नहीं होते, हमेशा इसके कपाट खुले रहते हैं। तो इसका शीतकालीन आवास स्थल है ही नहीं।
चतुर्थ केदार जो रुद्रनाथ है दोस्तों, रुद्रनाथ का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है? तो गोपेश्वर, चमोली जनपद में स्थित गोपेश्वर का जो गोपीनाथ मंदिर या गोपेश्वर मंदिर है दोस्तों, वहां पे हमारा रुद्रनाथ का शीतकालीन आवास स्थल भी इसे माना जाता है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से मोटे मोटे याद रखने हैं जो कि आपसे एग्जाम में दोस्तों पूछे जा सकते हैं, और इससे पहली वीडियो में आपको इनका सबका पोस्टमार्टम करके दे चुका हूँ। बाकी आप पढ़ भी सकते हैं। कल्प केदार उर्गम घाटी में स्थित है, पंच केदारों में अंतिम केदार है, कपाट की जटाओं की पूजा होती है और इसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। अगला प्रश्न है, किस यात्रा को हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है? तो हिमालय का महाकुंभ दोस्तों किसको कहा जाता है? नंदा देवी राज्यात यात्रा है। नंदा राज्यात यात्रा को हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है। किसको? नंदा राज्यात यात्रा को। कितने वर्षों में नंदा राज्यात यात्रा का आयोजन होता है दोस्तों? 12 वर्षों में। देखिए दोस्तों, 2 नंदा राज्य यात्राएं हैं। एक है छोटी नंदा राज्य यात्रा जिसका आयोजन प्रत्येक वर्ष या हर वर्ष होता है, और दूसरा है हमारा दोस्तों मेन वाली नंदा राज्यात यात्रा, इसका आयोजन क्या होता है? प्रत्येक 12 वर्षों में क्या होता है? इसका आयोजन होता है। लास्ट टाइम पे कब हुआ था? 2014 में हुआ था। अब प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित होती है। और नंदा देवी राज्यात यात्रा कहां से शुरुआत होती है दोस्तों इसकी? चमोली जनपद के कांसवा गांव के पास में स्थित नौटी नामक स्थान से नंदा देवी राज्यात यात्रा की शुरुआत होती है। और इसका अंतिम पड़ाव कौन सा है दोस्तों? होमकुंड जो है इसका अंतिम पड़ाव है। तो प्रश्न ये बनता है कि किस स्थान से नंदा देवी राज्यात यात्रा में प्रसिद्ध चौसिंगिया खाड़ू जो होता है वह अकेले हिमालय की ओर को जाता है? तो होमकुंड से जाता है। और होमकुंड में दोस्तों ये यात्रा हमारी समाप्त हो जाती है नौटी से शुरू होकर। यह यात्रा कुल 280 किलोमीटर की यात्रा है दोस्तों। 19 से 20 दिन में ये पूरी होती है। यात्रा में 21 से 22 पड़ाव हैं, कभी 21 पड़ाव होते हैं, कभी 22 पड़ाव होते हैं, कभी 20 पड़ाव होते हैं। नौटी से प्रारंभ होती है और अंतिम पड़ाव दोस्तों होमकुंड है। होमकुंड से चौसिंगिया मेला क्या होता है? अकेला हिमालय की ओर को जाता है। होमकुंड जो है वह त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर बसा हुआ माना जाता है। तो नंदा राज्यात यात्रा हेतु प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? यह प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया दोस्तों। तो कौन सा है? होमकुंड है। नंदा देवी राज्यात यात्रा का नेतृत्व दोस्तों कौन करते हैं? कांसवा गांव के राजकुंवर करते हैं, जो कि अपने आप को अजयपाल के छोटे भाई का वंशज भी मानते हैं। तो कांसवा के राजकुंवर द्वारा इस यात्रा का आयोजन किया था और बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है दोस्तों चमोली जनपद की। ठीक है, अगला है कैलाश मानसरोवर यात्रा। पिथौरागढ़ जनपद की यात्रा है दोस्तों क्या? कैलाश मानसरोवर यात्रा। ठीक है, दिल्ली से पिथौरागढ़। छिपला केदार यात्रा, छिपला केदार यात्रा भी दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित होती है। खतलिंग रुद्रदेवी यात्रा, यह टिहरी गढ़वाल जनपद की यात्रा है। ये सारे पॉइंट दोस्तों आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में आपसे यहाँ से यात्रा वाले पोर्शन से भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बनता है। जैसे कि एक बार दोस्तों प्रश्न नॉर्मली ये पूछा गया था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन कौन कराता है? ठीक है, तो कुमाऊं मंडल विकास निगम दोस्तों कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन कराता है। कुमाऊं मंडल विकास निगम KMVNL की स्थापना कब हुई थी? कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड की दोस्तों 31 मार्च 1976 को कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पे स्थित है? नैनीताल जनपद में कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है। वहीं अगला प्रश्न बनता है दोस्तों कि GMVNL गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ये भी दोस्तों 31 मार्च 1976 को ही इसकी स्थापना हुई थी। परीक्षा वाणी में 1966 दिया होगा, जो कि सरासर गलत है, काट के सही कर लेना। ठीक है, और ये GMVNL का मुख्यालय कहां पे स्थित है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में दोस्तों हमारा क्या है? GMVNL का मुख्यालय स्थित है। ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। और उत्तराखंड में जितनी भी छोटी मोटी यात्राएं हैं कहां से कहां तक आयोजित होती है? अस्कोट आडाकोट यात्रा, जो कि उत्तराखंड की सबसे लंबी पैदल यात्रा मानी जाती है। कौन सी? अस्कोट आडाकोट यात्रा पहाड़ संस्था द्वारा जो आयोजित कराई जाती है, वह यात्रा कहां से? पिथौरागढ़ जनपद के अस्कोट से लेकर के उत्तरकाशी जनपद में स्थित आराकोट तक उस यात्रा का आयोजन होता है, जो कि एग्जाम में बहुत बार दोस्तों पूछा गया है। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और जो भी अन्य यात्राएं हैं दोस्तों हमारा, जैसे खतलिंग रुद्रदेवी यात्रा है, बाकी अन्य जो छोटी मोटी यात्राएं हैं, वो सारी यात्राएं आप लोग याद रख लीजिएगा। एग्जाम में प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं। जैसे कि वारुणी पंचकोसी यात्रा है, जो कि उत्तरकाशी में आयोजित होती है, और दियोरा यात्रा है, ये भी पिथौरागढ़ में आयोजित होती है। सहस्त्रताल महासरताल यात्रा है, तो मैंने आपको बता ही दिया है, चमोली टिहरी गढ़वाल जनपद में आयोजित होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यात्राएं हैं जो कि आप लोग कवर अप कर लीजिए। हिल यात्रा का आयोजन दोस्तों कहाँ पे? पिथौरागढ़ में किया जाता है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। बाकी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरज्वाला नामक मासिक पत्रिका किस जनपद से प्रकाशित होती थी? अब अंतरज्वाला दोस्तों क्या है? एक मासिक पत्रिका है। किस जनपद से प्रकाशित होती थी? यह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित दुगड्डा से प्रकाशित होती थी। अब देखिए प्रश्न पढ़िए, अंतरज्वाला नामक मासिक पत्रिका किस जनपद से प्रकाशित होती थी? बहुत सारे लोग इसमें जनपद पढ़ेंगे ही नहीं और आंसर मार के आ जाएंगे दुगड्डा जनपद है नहीं, तो इसमें आप फिर ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते। तो आंसर क्या है? पौड़ी। जनपद क्या हो जाएगा? पौड़ी। और किस स्थान से प्रकाशित होती थी पूछा जाएगा, तो दुगड्डा स्थान से यह प्रकाशित होती थी। क्या? अंतरज्वाला नामक पत्रिका। अब दोस्तों उत्तराखंड की कुछ पत्रिकाएं हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं, आपको नोट करनी है। और जो अंतरज्वाला पत्रिका थी, ये क्या थी? मासिक पत्रिका थी। ठीक है, अंतरज्वाला और एक और पत्रिका दोस्तों इसकी तरह राष्ट्रीय ज्वाला, अंतरज्वाला और राष्ट्रीय ज्वाला, ये दोनों पत्रिकाएं दोस्तों दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल से निकलती थी।
इसी के साथ साथ में उत्तराखंड संस्कृति पत्रिका भी दोस्तों कहां से, पौड़ी गढ़वाल से निकलती थी। कौन सी? उत्तराखंड संस्कृति। अब बात करते हैं पूर्वासी पत्रिका, जो कि एग्जाम में पूछी गई है। पूर्वासी नामक पत्रिका कहां से निकलती थी दोस्तों? अल्मोड़ा से हमारी पूर्वासी नामक पत्रिका निकलती थी। कहां से? अल्मोड़ा से। अगला, पिथौरागढ़ से भी दोस्तों हमारी 2 पत्रिकाएं निकलती थी, इंपोर्टेंट है, अभी भी निकलती होंगी शायद। आज का पहाड़ पत्रिका कहां से निकलती है? पिथौरागढ़ से निकलती है। और मध्य हिमालयी पत्रिका जो है दोस्तों, ये भी पिथौरागढ़ से निकलती है। अगला है नैनीताल से दोस्तों कौन सी पत्रिका निकलती है? नैनीताल से निकलती है पहाड़ पत्रिका और उत्तरा पत्रिका। पहाड़ पत्रिका और उत्तरा पत्रिका दोस्तों हमारी नैनीताल जनपद से निकलती हैं। अब देखिए 2 प्रश्न है, कंफ्यूजन करते हैं। आज का पहाड़ पत्रिका पिथौरागढ़ से निकलती है और पहाड़ पत्रिका दोस्तों कहां से? नैनीताल से निकलती है। कुछ पत्रिकाएं हमारी देहरादून से भी निकलती थी। वो कौन कौन सी पत्रिका थी दोस्तों? उत्तराखंड दर्शन पत्रिका देहरादून से निकलती है, पर्वत जन पत्रिका देहरादून से निकलती है, युगवाणी नामक पत्रिका देहरादून से निकलती है, धाद नामक पत्रिका देहरादून से निकलती है। तो ये सभी पत्रिकाएं हमारी जो है देहरादून से निकलती हैं। तो आज हमने ये जो पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाओं के बारे में पढ़ लिया है, कोई कौन सी पत्रिका कहां से निकलती है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। कभी कभी आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछ देगा, निम्न में से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन देहरादून से नहीं होता था, तो 3 ऑप्शन देहरादून के दे देगा, चौथा कोई और दे देगा, तो आपको ये पॉइंट वहां से कवर अप कर लेना है। बाकी उत्तराखंड राज्य के जो प्रमुख समाचार पत्र थे वो मैं आपको इससे पहले की पोस्टमार्टम क्लासेस में बता चुका हूं, आप उनको जरूर देख लीजिएगा। आप कुछ लोग कहते हैं यार कि पोस्टमार्टम क्लासेस का लिंक नहीं मिलता, तो देखिए दोस्तों मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। जैसे आप मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे होंगे तो चैनल के नीचे पे एक मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ यहाँ पे आता है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। उसके बाद में आप वीडियो वाले सेक्शन में एंटर करते हैं, वीडियोस के जस्ट बगल में आपको ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ आता है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आपको पुरानी वीडियोस भी मिल जाएंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तराई जिले का गठन 1842 में हुआ था, तो इस तराई क्षेत्र के संस्थापक कौन थे? रुद्रचंद थे, हेनरी रैमजे थे, राजकुमार शुक्ला थे, या फिर राम सुमेर शुक्ल थे। तो तराई के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? तो तराई के संस्थापक के रूप में दोस्तों राम सुमेर शुक्ल को जाना जाता है। किसको? तराई का संस्थापक कौन था? राम सुमेर शुक्ल। और जो तराई भाबर वाला एरिया है वर्तमान में उत्तराखंड का उधमसिंह नगर जनपद जो है ना दोस्तों, इसे पुराने समय में तराई भाबर नाम से जाना जाता था, तराई नाम से जाना जाता। अब यहाँ से दोस्तों 1 से 2 इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तराई बाबर का अपना ही एक अलग इतिहास आता है, ठीक है। तराई जनपद की स्थापना कब हुई थी, या तराई जिले की स्थापना कब हुई थी? 1842 में दोस्तों हमारी तराई जिले की स्थापना होती है। और तराई वाला क्षेत्र मुख्यतः कौन सा है? वर्तमान का उधमसिंह नगर दोस्तों हमारा मुख्यतः तराई जनपद वाला एरिया है, ठीक है। फारसी लेखकों ने इस तराई भाबर वाले क्षेत्र को दोस्तों कुमायूं या फिर कुमाऊं भी कहा है। 1842 में इसकी स्थापना होती है। और तराई जनपद का पुनर्गठन कब होता है? 1862 में तराई जनपद का पुनर्गठन होता है। तराई को ही दोस्तों मिनी हिंदुस्तान भी कहा जाता है, दामन कोह या दामने कोह और मिनी हिंदुस्तान एवं विलायत नाम से भी हमारा तराई भाबर क्षेत्र को जाना जाता है। तराई भाबर की स्थापना 1842 में होती है। इस संस्थापक के रूप में राम सुमेर शुक्ल को जाना जाता है। तो ये तराई जिले की स्थापना के समय पे हमारे कुमाऊं कमिश्नर कौन से? तो लुसिंगटन के समय पे क्या हुआ था? हमारा तराई जिले का गठन हुआ था। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है, ठीक है। अब जो तराई जनपद था दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पहले 7 प्रगणों में विभाजित था। रुद्रचंद के समय पे तराई जिला जो था 7 प्रगणों में विभाजित था। गदरपुर, सहजगीर, कोटा, मुंडिया, भुक्सार, बक्सी, चिंकी, ये 7 प्रगणों में विभाजित था। रुद्रचंद के समय पे कितना? 7 प्रगणों में विभाजित था। इसी के साथ में तराई भाबर का विश्वकर्मा किसे कहा जाता है? तराई भाबर का विश्वकर्मा दोस्तों किसे कहा जाता है? हेनरी रैमजे को तराई भाबर का विश्वकर्मा कहा जाता है। किसे? हेनरी रैमजे को। क्योंकि हेनरी रैमजे के द्वारा यहाँ पे 1883 में तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना की गई थी, सड़कों का निर्माण किया गया था और खेती को बढ़ाने के लिए अनेक कार्य किए गए थे और सिंचाई की व्यवस्था की गई थी। इसी कारण तराई भाबर का विश्वकर्मा किसको कहा जाता है? हेनरी रैमजे को तराई भाबर के विश्वकर्मा के रूप में जाना जाता है। कोसी नहर से इन्होंने नहर निकालकर सिंचाई सुविधा यहाँ पे व्यवस्थित करवाई थी, अनाजों की खेती को बढ़ाया था, रोड बनाई थी, खेती को बढ़ाने की कोशिश की थी, तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना करी थी। तो ये सब चीजें आपको तराई भाबर के संबंध में याद रखनी है। 1906 में यहाँ पे दोस्तों तराई भाबर में कुआं भाबर खेतीहर न्यास निधि की स्थापना भी हुई थी, ठीक है। तराई भाबर में पटवारी और कानूनगों की नियुक्ति का नियम सर्वप्रथम 1897 में निर्धारित किया गया था और सर्वप्रथम नियुक्ति जो हुई थी वो हुई थी 1906-1907 में। तराई भाबर में दोस्तों 1909 में चराई के नियम और उस पर लिया जाने वाला शुल्क निर्धारित किया गया था। तराई भाबर में हैजा बीमारी फैली थी दोस्तों 1920 के दौरान। तराई भाबर में इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी फैली थी 1918 के दौरान। 1909 में दोस्तों तराई भाबर में कि जो जंगल में मवेशियों को चराने और वहां से घास और लकड़ी ले जाने के नियम बनाए गए थे। कब? 1909 में।
इसी के साथ में और भी दोस्तों कई सारी चीजें तराई भंवर के संबंध में, जो कि हम कभी बाद में बात कर लेंगे। इसे मृत्यु भूमि भी कहा जाता है। और तराई भंवर में जो हमारी थारू जनजाति रहती है, इसे मलेरिया प्रूफ मानव भी कहा जाता है। और मेनली तराई भंवर को दोस्तों थारू और बोक्सा जनजाति के गढ़ के रूप में जाना जाता है। सर्वाधिक थारू जनजाति तराई भंवर क्षेत्र में ही पाई जाती है। महाभारत काल से या महाकाव्य काल से हमें इसके बारे में पता चलता है। वाल्मीकि का आश्रम सीतावनी जो भी है वो भी तराई भंवर क्षेत्र में ही स्थित है, ऐसा माना जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स तराई भंवर से संबंधित है, जिसमें जो इंपोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिया। बाकी रुद्रचंद के द्वारा रुद्रपुर की स्थापना यहाँ पे कराई जाती है। बाज बहादुर चंद के द्वारा बाजपुर की स्थापना कराई जाती है। शाहजफर के द्वारा दोस्तों हमारी जसपुर की स्थापना करवाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि तराई भंवर काशीपुर की स्थापना काशीनाथ अधिकारी के द्वारा कराई जाती है। रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद, लक्ष्मीचंद, इनका तराई भंवर पर आधिपत्य रहा है। और रुद्रचंद तराई भंवर को ही दोस्तों हमारा क्या नौलखिया माल या 84 माल का परगना नाम से जाना जाता है। रुद्रचंद अकबर से मिलने गया था हुसैन का टुकड़िया के आक्रमण के बाद में। ये सारे जो कॉन्सेप्ट रहते हैं हमारे, यह तराई भंवर से संबंधित हैं, जो कि मैंने आपको मोटे मोटे बता दिए हैं जितना एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी रुद्रचंद वाली वीडियो में मैं आपको और चीजें बता चुका हूँ, इतने फैक्ट्स आप वहां से कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कार्यों व उनके कार्य क्षेत्रों में कौन सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। विद्यापति डोभाल जी का संबंध फिल्म क्षेत्र से है। उत्तम दास जी का संबंध संगीत से है। नारायण सिंह थापा जी का संबंध सिनेमोटोग्राफी से है। अवधेश कौशल जी का संबंध पर्यावरण से है। देखिए दोस्तों, उत्तम दास जी का संबंध संगीत से है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में इन्हें जाना जाता है। नारायण सिंह थापा जी को का संबंध दोस्तों सिनेमेटोग्राफी से है, ये भी बिल्कुल सही है। अवधेश कौशल जी का संबंध पर्यावरण से है, भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सम्मिलित नहीं है, क्योंकि विद्यापति डोभाल जी का संबंध फिल्म से नहीं है। तो इनका संबंध किससे है दोस्तों? साहित्य से हमारा विद्यापति डोभाल जी का संबंध माना जाता है। प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, किससे? साहित्यकार। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं में पंचायत का गठन किस शासक द्वारा किया गया था। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न तो आप सभी लोगों को आना चाहिए। थोड़ा सा मैंने घुमा दिया। इससे पहले जब मैं ये प्रश्न पूछता था आपसे, कहता था कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस चंद शासक के काल से मानी जाती है, तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत दोस्तों हमारी सोमचंद के समय से मानी जाती है। अब जब पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सोमचंद के समय से हुई है दोस्तों, तो कुमाऊं में पंचायत का गठन भी सर्वप्रथम कौन करेगा? सोमचंद ही तो करेगा। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? सोमचंद। सोमचंद कौन था? चंद राजवंश का संस्थापक था। कौन? सोमचंद। किसका? चंद राजवंश का वास्तविक संस्थापक सोमचंद को कहा जाता है। चंद्र राजवंश की स्थापना कब करी थी इसने? अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कहा है। कोई कहता है 700 ईस्वी में की, कोई कहता है 953 में की, कोई कहता है 1018 में की, कोई कहता है 1025 में की, कहीं कहीं आपको कुछ और भी मिलेगा जो कि उतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। चंद्र राजवंश में कुल हमारे कितने राजा रहे? 62 राजा रहे। कितने? 62। पहला राजा कौन था? सोमचंद था। और अंतिम राजा कौन था दोस्तों? महेंद्र चंद, जो कि हौलबाग के युद्ध में हारता है। अब ये सोमचंद दोस्तों अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोमचंद चंपावत आता है और ब्रह्मदेव की पुत्री चंपा से विवाह करता है और यहीं पर एक नए राजवंश की नींव डालता है, जिसे हम कहते हैं क्या? चंद राजवंश। अब ये सोमचंद मूलतः निवासी कहाँ का था? ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, क्योंकि अलग अलग किताबों में कोई कहता है सोमचंद जो है धारानगरी गुजरात से आया था, तो मुख्यतः इसे धारानगरी गुजरात से आए हुए शासक के रूप में जाना जाता है। या कुछ कुछ इतिहासकार कहते हैं कि प्रयाग के निकट झूसी नामक स्थान से यह आया था। कुछ कुछ कहते हैं कि गुज्जर क्षेत्र से यह आया था। तो मेनली हमें याद रखना है कि चंद्र राजवंश का जो राजा था सोमचंद, वह धारानगरी गुजरात से आया था और यहाँ पर आके उसने ब्रह्मदेव की पुत्री चंपा से विवाह करके चंपावत जनपद में ही चंद्र राजवंश की नींव रखी थी और धीरे धीरे चंद्र राजवंश हमारा पूरा कुमाऊं क्षेत्र में फैल गया। सोमचंद ने चंपावत में सुई का किला भी बनाया, राजमुंगा किला भी हम जिसे कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा ही पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। उसके द्वारा ही दोस्तों सोमचंद के कार्यकाल में ही हमें कह सकते हैं कि ऐपण कला की शुरुआत सोमचंद के कार्यकाल में ही हुई थी। इसने दोस्तों 4 किलेदार नियुक्त किए थे, या हम ये कह सकते हैं कि अपने राज्य की रक्षा हेतु इसने 4 किलेदार नियुक्त किए थे। ठीक है, जिसे चाराल व्यवस्था भी कहा जाता है। कारकी, बुरा, तड़ागी और चौधरी हम इसे कहते हैं। सुई का किला, राजमुंगा का किला हमारा चंपावत में स्थित, इसका निर्माण सोमचंद के द्वारा किया गया था। शिव का उपासक ये था। राजधानी इसने अपनी चंपावत बनाई थी। ये सारे फैक्ट्स आपको सोमचंद के बारे में याद। चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति सोमचंद ने करी थी। बाद में जाके रुद्रचंद दोस्तों चौथानी ब्राह्मणों की पुनर्नियुक्ति करता है, ब्राह्मणों का अलग अलग वर्ग बनाता है। इनकी मूल जाति चंद्र राजवंश की गुसाई होती थी। पंचायती राज व्यवस्था का श्रेय इसी को जाता है। मल्लवंशी राजाओं अजय मल्ल या अन्य मल्ल या जयदेव मल्ल को कर दिया करता था ये। तो ये सारे फैक्ट्स आपको सोमचंद के बारे में याद रखने हैं, जो कि इंपोर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी। तो ये तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया दोस्तों। अब क्या 12 फरवरी 2001 को उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। अब आपका प्रश्न है यूजेवीएनएल
उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अगला है यूपीसीएल। अगला है दोस्तों हमारा क्या, यूपीसीएल की स्थापना कब हुई? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पिटकुल की स्थापना कब हुई? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नहीं आ रहे तो फिर से वही कहूंगा कि पुरानी वीडियो देखो, पहले अच्छी तरीके से देखो यार, तभी आपको कुछ फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्या, कि राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल की स्थापना कब की गई थी? आप परीक्षा वाणी में इसके दोस्तों 2 आंसर बनते हैं, तो मुझे काफी सारे लोग पूछते भी हैं, तो आज मैंने ये प्रश्न एक्चुअलिटी में आपको पूछ भी दिया है कि राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम कहते हैं एससीईआरटी, एससीईआरटी की स्थापना कब की गई? तो याद रखना दोस्तों, जनवरी 2002 में हमारी एससीईआरटी की स्थापना की जाती है। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब होती है? जनवरी 2002 में होती है। और कहां पे होती है? नरेंद्र नगर, टिहरी गढ़वाल जनपद के नरेंद्र नगर में इसकी स्थापना होती है। जब स्टार्टिंग में इसकी स्थापना 2002 में हुई थी, तो इसका मुख्यालय कहां पे था दोस्तों? नरेंद्र नगर में ही स्थित था इसका मुख्यालय। लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पे स्थित है एससीईआरटी का? वर्तमान में दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। देहरादून में इसका मुख्यालय स्थित है। तो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नरेंद्र नगर टिहरी की स्थापना कब की गई थी? तो जनवरी 2002 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। और इसका मुख्यालय 2013 से कहां पे है? देहरादून जनपद में स्थित है। स्टार्टिंग में कहां पे था? नरेंद्र नगर टिहरी में था। अब आप सोचेंगे कि सर अगर एग्जाम में प्रश्न आया कि राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है, तो देहरादून। अगर देहरादून ऑप्शन में है तो देहरादून, वरना देहरादून नहीं है तो आपको नरेंद्र नगर टिहरी ही सही करके आना है। ठीक है, ऐसे देखिए एक बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण कहां पे स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण की स्थापना की गई थी नैनीताल में, लेकिन इसका मुख्यालय कहां पे है वर्तमान समय में? देहरादून में इसका मुख्यालय है। पहले जब स्थापना हुई थी लोक सेवा अधिकरण की, तो ये नैनीताल में स्थित था इसका मुख्यालय भी, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां स्थानांतरित कर दिया गया है? देहरादून। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऐसे ही उरेडा, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, या अक्षय ऊर्जा जो उरेडा होता है हमारा, ठीक है, उसका मुख्यालय स्टार्टिंग में जब 2001 में उसकी स्थापना हुई थी, कहां पे था? अल्मोड़ा में। अभी उसका मुख्यालय कहां पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मंदिर टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित नहीं है? कांडेश्वर महादेव मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर, क्योंकालेश्वर मंदिर, या फिर तिलका देवी देवालय। तो इसमें से दोस्तों क्योंकालेश्वर मंदिर या क्योंकालेश्वर महादेव मंदिर टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित नहीं है। तो ये कहां पे स्थित है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है क्योंकालेश्वर महादेव मंदिर। कहां पे? पौड़ी गढ़वाल में। जबकि कांडेश्वर महादेव मंदिर टिहरी में स्थित है, ज्वालामुखी मंदिर टिहरी में स्थित है, तिलका देवी देवालय भी दोस्तों हमारा कहां पे? टिहरी जनपद में स्थित है। अब देखिए दोस्तों, कभी कभी मैं कम्युनिटी बॉक्स में क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसे ही प्रश्न पूछता हूँ, तो लोग बोलते हैं कि ऐसे प्रश्न तो एग्जाम में आते ही नहीं है, या ये प्रश्न तो एग्जाम में आते ही नहीं है। एक्चुअलिटी में दोस्तों वास्तविकता क्या है कि जो प्रश्न उनको नहीं आता या उन्हें कहीं पढ़ा नहीं होता है, तो वो सोचते हैं कि ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आएंगे। लेकिन कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि अगर हम अंगाली मठ की बात करें ना, तो मुझे नहीं लगता जब तक पहली बार एग्जाम में वो प्रश्न पूछा गया था, उससे पहले किसी भी किताब में आप लोगों ने वो प्रश्न देखा होगा। उसके बाद ही आप अंगाली मठ के बारे में अभी बहुत सारी किताबों में आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और मुझे जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगते हैं वो मैं आपसे पूछता हूं। तो अगर आप लोगों को वो सही लग रहा है, आंसर देने लायक लग रहा है, तो आप आंसर दिया करो। नहीं लगता है तो यार आप स्किप कर सकते हो, बजाय ये बोलने के कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं आते। क्योंकि एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये ना तो आप जानते हैं ना हम जानते हैं। बाकी आयोग को ये भी पता है दोस्तों कि परीक्षा वाणी आप भी पढ़ लो, अजय राउत आप भी पढ़ लो, और हम भी पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आयोग को पेपर हार्ड बनाना है तो वो घुमाएगा जरूर, और वो घुमाएगा तो फिर बहुत बुरी तरह घुमाएगा। तो इसीलिए मैं जो नए नए प्रश्न आपको कराने की कोशिश करता हूँ ना, आप इनको कर लिया करो। फिर मेरा मूड नहीं होता यार एक्चुअलिटी में नए नए प्रश्न लाने का, वरना मेरे पास में इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सोचता हूँ कि यार चलो क्या डिस्ट्रैक्ट करना। लेकिन जितना पॉइंट आपको दिया जा रहा है ना, आप इतना तो एटलीस्ट करो कि अगर इतना से प्रश्न बनता है तो इससे बाहर से ना बने। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि जो भी आपको दिया जा रहा है आपको सिर्फ पढ़ो। आएगा नहीं आएगा उससे मतलब अभी नहीं है, आपको अपनी नॉलेज इंक्रीज से मतलब होना चाहिए। एक बार देख लो, अगर आ गया तो आपको 1 नंबर भी तो मिलेगा ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी क्योंकालेश्वर मंदिर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना की गई थी दोस्तों हमारी कब? 2006 में, 8 जून 2006 को इसकी स्थापना की गई थी। यूएसओएसए के नाम से उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ओसीए सर्टिफिकेशन एजेंसी के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बाजपुर के संबंध में कथन सत्य नहीं है। बाजपुर की स्थापना बाज बहादुर चंद ने 1681 में की थी।
बाजपुर का पुराना नाम सफाखाना था, बाजपुर का पुराना नाम मुंडिया था, या बाजपुर धुआं नदी या घुमा नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, एक्सप्लेनेशन से आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? और इससे पहले के वीडियोज मैं फिर से कहूंगा दोस्तों, नहीं देखे हैं तो देख के जाना, वरना एग्जाम के बाद में हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत पछतावा हो कि यार क्यों नहीं मैं वीडियो देख के गया। जैसा कि बहुत बार लोग कहते हैं कि काश मैंने पहले वीडियो देख ली होती तो शायद मेरे प्रश्न सही हो जाते। तो वीडियो देख के दोस्तों जरूर जानिए आपने अच्छी तरीके से, क्योंकि सुन के कभी कभार क्या होता है कि ये प्रश्न एग्जैक्टली एग्जाम में फंसते हैं और डायरेक्टली जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे ही फंस जाते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से सेक्शन करके जाना है। बाकी अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक, उससे भी आपको जरूर हेल्प मिलेगी। तो आज की वीडियो में थैंक्स दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।